पूरा राज दरबार खामोशी में डूबा हुआ था। हजारों लोगों की नजरें एक साधारण धोबी की बेटी पर टिकी थीं, जिसने आज राजमहल के सबसे बड़े फैसले को चुनौती दे दी थी। राजकुमार आदित्य ने जब उससे विवाह का प्रस्ताव रखा तो उसने सबके सामने साफ मना कर दिया। अगर मेरी 4 शर्तें पूरी नहीं तो मैं कभी इस महल की बहू नहीं बनूंगी। उसकी पहली शर्त सुनते ही पूरे दरबार के होश उड़ गए। लड़की, तुम्हें पता भी है कि तुम किसके सामने खड़ी हो? ये वही राज दरबार है जहां बड़े बड़े योद्धा भी बोलने से पहले सोचते हैं। फिर तुमने इतनी बड़ी बात कहने की हिम्मत कैसे की? पिताजी, इन्हें रोकिए मत। अगर नंदिनी ने मेरा प्रस्ताव ठुकराया है तो इसके पीछे कोई वजह जरूर होगी। मैं जानना चाहता हूं कि इनके मन में क्या है। राजकुमार आदित्य, मैं राजमहल की चमक दमक देखकर अपना जीवन का फैसला नहीं कर सकती। एक राजा का बेटा होना आसान है, लेकिन एक अच्छा इंसान होना बहुत मुश्किल है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आप सच में कैसे हैं। तो तुम्हारी शर्तें क्या हैं? क्या तुम्हें लगता है कि राजकुमार इन शर्तों को पूरा नहीं कर पाएंगे? मुझे किसी की ताकत या दौलत पर भरोसा नहीं है महाराज। मुझे इंसान के कर्म पर भरोसा है। मेरी पहली शर्त यह है कि राजकुमार 7 दिनों तक अपनी पहचान छिपाकर एक आम आदमी की तरह इस राज्य में रहेंगे। और अगर किसी को मेरी असली पहचान पता चल गई तो मैं मान लूंगी कि आप अभी भी राजसी जीवन के आदी हैं और आम लोगों का दर्द समझ नहीं पाए। उस दिन के बाद ये रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। राजकुमार, ये परीक्षा आसान नहीं है। महल की सुरक्षा छोड़कर अकेले आम लोगों के बीच जाना खतरे से खाली नहीं होगा। पिताजी, अगर मुझे नंदिनी का विश्वास जीतना है तो मैं ये परीक्षा जरूर दूंगा। मैं साबित करूंगा कि मैं सिर्फ सिंहासन का वारिस नहीं, बल्कि इस राज्य का सेवक भी हूं। याद रखिए राजकुमार, असली दुनिया महल की दीवारों के बाहर है। वहां लोग आपके नाम को नहीं, आपके व्यवहार को पहचानेंगे। अगली सुबह राजकुमार आदित्य अपने शाही कपड़े उतारकर एक साधारण युवक बनकर महल से निकल गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि महल से बाहर निकलते ही कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति जो नहीं चाहता था कि आदित्य ये परीक्षा पूरी कर पाए। क्योंकि राजकुमार, अगर तुम 7 दिन पूरे करना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ नंदिनी की शर्तों से नहीं, बल्कि अपने दुश्मनों से भी लड़ना होगा। राजकुमार आदित्य अब एक साधारण युवक बनकर राजमहल से दूर निकल चुका था। उसके पास न कोई शाही कपड़े थे, न सैनिकों की सुरक्षा और न ही कोई पहचान। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके हर कदम पर किसी की नजर थी। दूसरी तरफ महल में कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें डर था कि अगर आदित्य ये परीक्षा पूरी कर गया तो उनका सालों पुराना खेल खत्म हो जाएगा। मैंने जिंदगी में पहली बार खुद को इतना अकेला महसूस किया है। महल में रहते हुए मुझे लगता था कि मैं सब कुछ जाऊं, लेकिन आज समझ आ रहा है कि मेरे राज्य के लोग किस तरह की जिंदगी जीते हैं। आदित्य एक छोटे से गांव में पहुंचा जहां लोग उसे एक आम मुसाफिर समझ रहे थे। उसने एक बूढ़े आदमी से काम मांगा और बदले में रहने की जगह मांगी। लेकिन गांव वालों के चेहरों पर खुशी नहीं, बल्कि डर दिखाई दे रहा था। बेटा, यहां बाहर से आने वालों को काम देना आसान नहीं है। इस गांव में कुछ महीनों से हालात ठीक नहीं हैं। रात होते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं। ऐसा क्या हुआ है यहाँ? क्या कोई बीमारी फैली है या कोई दुश्मन हमला कर रहा है? बीमारी नहीं बेटा, डर फैला है। कुछ लोग गरीबों की जमीन छीन रहे हैं। जो विरोध करता है उसे हमेशा के लिए चुप करा दिया जाता है। उसे पहली बार महसूस हुआ कि राजा बनने से पहले उसे लोगों का दर्द समझना होगा। अगर ये सब सच है तो मैं चुप नहीं बैठ सकता।
मैं पता लगाऊंगा कि इन लोगों के साथ ऐसा कौन कर रहा है। उसी रात जब आदित्य गांव की गलियलियों में हालात समझने निकला, तभी कुछ नकाबपोश लोगों ने उसे घेर लिया। उनके हाथों में हथियार थे और उनकी आंखों में गुस्सा। तुम कौन हो और इस गांव में क्या पता लगाने आए हो? मैं बस एक यात्री हूं, मुझे किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। झूठ मत बोलो, हमें पता है तुम कौन हो। तुम वही हो जिसने महल छोड़ा है। तुम्हें मेरी पहचान कैसे पता? आदित्य के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी पहचान छिपी हुई थी, फिर भी इन लोगों को उसके बारे में सब कुछ पता था। इसका मतलब साफ था, महल के अंदर से कोई उसकी खबर बाहर पहुंचा रहा था। तुम्हें लगता है कि तुम नंदिनी की शर्त पूरी कर लोगे, लेकिन तुम नहीं जानते कि यह खेल शुरू होने से पहले ही खत्म हो चुका है। किसके कहने पर आए हो तुम? कौन चाहता है कि मैं ये परीक्षा हार जाऊं? नकाबपोश आदमी कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक दूर से घोड़े की आवाज सुनाई दी। कुछ ही पल में वो आदमी वहां से भाग गया। आदित्य ने अंधेरे में देखा और सामने खड़ी एक ऐसी शख्सियत को देखकर हैरान रह गया, जिसे देखकर उसके सारे सवाल और बढ़ गए। आप यहां? लेकिन आप तो महल में थी। हाँ राजकुमार, मैं आपके पीछे आई हूँ, क्योंकि आपकी पहली शर्त सिर्फ आपकी परीक्षा नहीं है, ये किसी बहुत बड़े षड्यंत्र की शुरुआत है। रात का अंधेरा पूरे जंगल में फैल चुका था। राजकुमार आदित्य के सामने नंदिनी खड़ी थी, जिसे देखकर उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि एक साधारण धोबी की बेटी को उसके खतरे के बारे में पहले से कैसे पता था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर नंदिनी कौन सा रहस्य छिपा रही थी। तुम यहां कैसे पहुंची और तुम्हें कैसे पता था कि मेरी जान को खतरा है? तुमने मुझसे ये बात छिपाई क्यों? क्योंकि अगर मैं आपको पहले सब कुछ बता देती तो आपकी परीक्षा अधूरी रह जाती। मैं चाहती थी कि आप अपनी आंखों से इस राज्य की सच्चाई देखें। लेकिन तुमने ये कैसे जाना कि कोई मुझे पहुंचाने की कोशिश करेगा? क्या तुम्हें उन लोगों के बारे में पता है? हाँ, मुझे पता है, क्योंकि ये पहली बार नहीं है जब किसी ने इस राज्य के गरीब लोगों को डराने की कोशिश की है। कई सालों से कुछ ताकतवर लोग अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आदित्य ध्यान से नंदिनी की बातें सुन रहा था। पहली बार उसे महसूस हुआ कि नंदिनी सिर्फ एक शांत और समझदार लड़की नहीं है, बल्कि उसके पास ऐसी जानकारी है जो राजमहल के बड़े बड़े मंत्रियों के पास भी नहीं थी। तुम्हें ये सब कैसे पता? तुम तो सिर्फ एक धोबी की बेटी हो। यही तो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं राजकुमार। वे इंसान की पहचान उसके काम और कपड़ों से करते हैं, उसके ज्ञान से नहीं। मेरे पिता कपड़े धोते हैं, लेकिन उन्होंने इस राज्य के लोगों के आंसू भी देखे हैं। तो क्या मेरे पिता को इस सब के बारे में पता है? मुझे नहीं पता कि महाराज तक पूरी सच्चाई पहुंची है या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानती हूं कि महल के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति है जो इन बातों को छिपाना चाहता है। नंदिनी की बात सुनकर आदित्य के मन में एक डर पैदा हो गया। अगर सच में महल के अंदर कोई गद्दार था, तो वो कौन था? क्या वो कोई मंत्री था, कोई सैनिक था, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिस पर राजा सबसे ज्यादा भरोसा करते थे? मुझे उस व्यक्ति का नाम जानना होगा। अगर कोई मेरे राज्य के लोगों के साथ अन्याय कर रहा है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। जल्दबाजी मत कीजिए। दुश्मन सामने नहीं है, वो छिपकर वार करता है। अगर आपने गलत कदम उठाया तो वो सावधान हो जाएगा। तुम्हें मेरी चिंता है या फिर इस राज्य की? मुझे उस इंसान की चिंता है, क्योंकि एक अच्छा राजा वही बन सकता है जो पहले एक अच्छा इंसान बने। दोनों के बीच पहली बार भरोसे की एक नई शुरुआत हुई, लेकिन उसी समय दूर खड़ा एक आदमी उनकी सारी बातें सुन रहा था। उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान थी। तो आखिर राजकुमार और वो लड़की साथ आ ही गए। अब खेल और दिलचस्प होगा।
नंदिनी, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे अतीत का सच सामने आने वाला है। अगली सुबह आदित्य और नंदिनी गांव के लोगों की मदद करने निकल पड़े, लेकिन जैसे ही वे गांव के पुराने मंदिर पहुंचे, वहां उन्हें एक ऐसी चीज मिली जिसने दोनों को हैरान कर दिया। ये तो राज परिवार की मुहर है, लेकिन ये यहां कैसे हो सकती है? क्योंकि जिस दुश्मन को हम बाहर ढूंढ रहे हैं, शायद वो हमारे बहुत करीब है। पुराने मंदिर में मिली राज परिवार की मुहर ने राजकुमार आदित्य के मन में कई सवाल खड़े कर दिए थे। वो जानता था कि यह कोई साधारण निशान नहीं था। ये वही मुहर थी जिसका इस्तेमाल सिर्फ राजा प्रताप सिंह और उनके सबसे भरोसेमंद लोग करते थे। अब शक सिर्फ बाहर के दुश्मनों पर नहीं, बल्कि महल के अंदर छिपे किसी अपने पर भी था। ये मुहर यहां मिलना कोई संयोग नहीं हो सकता। कोई ऐसा व्यक्ति है जो राज परिवार के नाम का इस्तेमाल करके गलत काम कर रहा है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि आखिर वो कौन है। राजकुमार, हर राज तुरंत नहीं खुलता। कुछ सच्चाइयां समय आने पर ही सामने आती हैं। लेकिन मुझे डर है कि ये निशान सिर्फ आपके दुश्मन की पहचान नहीं, बल्कि मेरे अतीत से भी जुड़ा हुआ है। नंदिनी, अब मुझे सब कुछ जानना होगा। आखिर तुम्हारा इस सब से क्या संबंध है? नंदिनी कुछ पल के लिए शांत हो गई। उसकी आंखों में पुराने दर्द की एक झलक दिखाई दी। वो राजकुमार से कुछ छिपाना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे डर था कि सच सामने आने के बाद आदित्य की सोच बदल जाएगी। कई साल पहले मेरे पिता सिर्फ धोबी नहीं थे, वो राजमहल के कपड़े धोने का काम करते थे। वो महल के कई राज जानते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया जिसके बाद उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने क्या देखा था? उन्होंने देखा था कि महल का एक खास आदमी गरीब लोगों की जमीन हड़प रहा था। जब मेरे पिता ने इसका विरोध किया तो उन्हें झूठे इल्जाम में फंसा दिया गया। किसने फंसाया तुम्हारे पिता को? जिसका नाम लेना भी उस समय किसी के लिए आसान नहीं था। महल का मुख्यमंत्री रघुवीर। रघुवीर का नाम सुनते ही आदित्य चौंक गया। मंत्री रघुवीर वही व्यक्ति था जिसने बचपन से आदित्य को राजनीति और राजकाज सिखाया था। यह संभव नहीं है। मंत्री रघुवीर मेरे पिता के सबसे पुराने साथी हैं। वो ऐसा नहीं कर सकते। मैं भी यही चाहती थी कि ये सच ना हो, लेकिन मेरे पिता के पास सबूत थे और उसी वजह से उन्हें चुप करा दिया गया है। अगर तुम्हारे पास सबूत हैं तो मुझे दिखाओ। मैं किसी पर सिर्फ शक के आधार पर फैसला नहीं कर सकता। सबूत है, लेकिन वो ऐसी जगह छिपा है जहां पहुंचने की हिम्मत बहुत कम लोग कर पाएंगे। उसी महल में जहां से ये पूरी साजिश शुरू हुई थी। आदित्य समझ गया कि उसकी परीक्षा अब सिर्फ नंदिनी की 4 शर्तों तक सीमित नहीं रही। अब उसे अपने ही महल के अंधेरे सच का सामना करना था, लेकिन वो नहीं जानता था कि महल वापस लौटना उसके लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होने वाला है। उधर राजमहल में मंत्री रघुवीर को खबर मिल चुकी थी कि राजकुमार और नंदिनी सच के करीब पहुंच रहे हैं। उसने अपने कमरे में रखे पुराने दस्तावेज निकाले और एक खतरनाक फैसला लिया। इतने सालों से छिपा हुआ राज अब बाहर नहीं आ सकता। अगर आदित्य वापस महल आया तो उसे सच जानने से पहले ही रोकना होगा। अगली सुबह आदित्य और नंदिनी महल की ओर निकल पड़े, लेकिन रास्ते में उन्हें एक घायल सैनिक मिला जिसके हाथ में वही राज परिवार की मुहर वाली अंगूठी थी। ये अंगूठी तो महल के गुप्त सैनिकों की होती है। तुम कौन हो? और तुम्हारे साथ ये किसने किया? राजकुमार, मुझे बचाने में देर मत कीजिए। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि वही व्यक्ति है जिस पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। सैनिक, अपनी आंखें खोलो। मुझे सच बताओ, तुम्हारे साथ ये किसने किया और तुम इस हालत में यहां कैसे पहुंचे?
मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। मैं महल की गुप्त व्यवस्था का एक हिस्सा हूं। मेरे पास ऐसी जानकारी है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। मुझे मंत्री रघुवीर के आदेशों पर नजर रखने के लिए भेजा गया था, लेकिन मुझे पता चल गया कि वो सिर्फ जमीन हड़पने तक सीमित नहीं है। क्या मतलब? मंत्री रघुवीर ऐसा क्या करने वाला है? वो सिर्फ राज्य के लोगों को नहीं, बल्कि पूरे राज सिंहासन को अपने कब्जे में लेना चाहता है। उसने कई सालों से ऐसे लोगों को अपने साथ मिला रखा है जो राजा के सबसे करीब हैं। मैंने कहा था राजकुमार, दुश्मन हमेशा बाहर से हमला नहीं करता। कई बार वो हमारे बीच रहकर हमारी कमजोरी ढूंढता है। लेकिन मंत्री रघुवीर ने मेरे पिता का विश्वास जीता है। अगर वो इतना बड़ा धोखा कर रहा है तो महाराज को इसकी भनक कैसे नहीं लगी? क्योंकि कोई महाराज तक सच पहुंचने ही नहीं देता। हर खबर उनके पास पहुंचने से पहले बदल दी जाती है। तो इसका मतलब महल के अंदर सिर्फ एक गद्दार नहीं है, वहां कई लोग मिलकर ये खेल खेल रहे हैं। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगर मेरे अपने लोग भी इस साजिश में शामिल हैं तो भी मैं सच सामने लाऊंगा। राजकुमार, गुस्से में लिया गया फैसला आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हमें सबूत चाहिए ताकि कोई भी आपके आरोपों को झूठ न कह सके। तुम सही कह रही हो। मैं बिना सबूत के किसी को दोषी नहीं ठहराऊंगा। लेकिन एक बात तय है, अब ये लड़ाई सिर्फ मेरी परीक्षा नहीं रही। और मेरी भी नहीं। अब ये उन लोगों की लड़ाई है जिनकी आवाज सालों से दबाई गई है। हमें महल वापस जाना होगा, लेकिन इस बार राजकुमार बनकर नहीं, बल्कि सच खोजने वाले इंसान बनकर। महल में कदम रखते ही सावधान रहना। वहां हर दीवार के पीछे कोई न कोई सुन रहा होगा। मुझे डर सिर्फ एक बात का है, मैं किसी अपने को खो ना दूं। अगर सच की कीमत कुछ खोना है तो भी झूठ के साथ जीने से बेहतर है सच के लिए लड़ना। तो आखिर राजकुमार वापस आ ही गए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी जल्दी लौटोगे। मंत्री जी, कुछ सवालों के जवाब लेने आया हूं। सवाल या किसी के बहकावे में आकर लगाए गए आरोप? मुझे पता है कि मेरे राज्य में गरीबों की जमीन छीनी गई। मुझे पता है कि लोगों को डराया गया, और मुझे यह भी पता है कि इस सब के पीछे कोई महल का ताकतवर इंसान है। राजकुमार, राजनीति में सबसे खतरनाक चीज आधा सच होता है, और मुझे लगता है कि किसी ने आपको वही आधा सच दिखाया है। आधा सच नहीं मंत्री जी, पूरा सच सामने आएगा। बस थोड़ा समय लगेगा। नंदिनी, तुम्हें शायद नहीं पता कि तुम्हारे पिता के बारे में जो कहानी तुम्हें बताई गई है वो पूरी नहीं है। क्या कहना चाहते हैं आप? तुम्हारे पिता की मौत का जिम्मेदार मैं नहीं, बल्कि कोई और था, और वो व्यक्ति आज भी तुम्हारे बहुत करीब हैं। झूठ बोलना बंद कीजिए मंत्री जी। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो ये बताओ नंदिनी, तुम्हारे पिता के पास आखिरी बार कौन मिलने आया था? नंदिनी, क्या तुम्हें इस सवाल का जवाब पता है? हाँ, पता है। लेकिन अगर मैंने ये सच बता दिया तो शायद राजकुमार आदित्य का मेरे ऊपर से भरोसा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। नंदिनी, मैं तुम्हारी आंखों में डर देख सकता हूं। अगर कोई सच है तो मुझे जानने का हक है, चाहे वो सच मेरे लिए कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। राजकुमार, मैंने आपसे बहुत कुछ छिपाया है, लेकिन मैंने ये सब किसी स्वार्थ के लिए नहीं किया। मैं सिर्फ सही समय का इंतजार कर रही थी। कौन सा सच तुम मुझसे छिपा रही थी? और मंत्री रघुवीर ने जो कहा, क्या उसमें कोई सच्चाई है? मेरे पिता से आखिरी बार मिलने वाला व्यक्ति महल से ही आया था, लेकिन वो मंत्री रघुवीर नहीं था। तो फिर कौन था? वो व्यक्ति जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका नाम इस साजिश से जुड़ सकता है। नंदिनी, पहेलियों में मत बोलो, मुझे नाम जानना है। आपके पिता राजा प्रताप सिंह के सबसे पुराने विश्वास पात्रों में से एक था।
मेरे पिता के सबसे भरोसेमंद लोगों में से एक? लेकिन कौन? सेनापति विक्रमदेव। हाँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। सेनापति विक्रमदेव ने वर्षों तक मेरी रक्षा की है। वो मेरे सबसे पुराने मार्गदर्शकों में से एक रहे हैं। उन्होंने मुझे राजधर्म, अनुशासन और युद्ध कौशल का ज्ञान दिया है। मैं जानती हूँ राजकुमार, इसलिए ये सच स्वीकार करना आपके लिए आसान नहीं होगा, लेकिन मेरे पिता के पास कुछ ऐसे दस्तावेज थे जिनमें सेनापति का नाम लिखा था। अगर ये सच था तो तुम्हारे पिता ने राजा को क्यों नहीं बताया? उन्होंने बताया था, लेकिन उससे पहले ही उनके खिलाफ झूठे आरोप लगा दिए गए। उन्हें गद्दार साबित करने की कोशिश की गई। और तुम्हारे पास इसका कोई सबूत है? हाँ, मेरे पिता ने मरने से पहले एक पत्र लिखा था। वो पत्र आज भी मेरे पास है। तो तुमने इतने सालों तक वो पत्र छिपाकर क्यों रखा? क्योंकि उस पत्र में सिर्फ गुनहगार का नाम नहीं था, उसमें एक ऐसा राज था जो पूरे राज परिवार को हिला सकता था। मुझे वो पत्र अभी देखना है। नहीं राजकुमार, अभी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो पत्र गलत हाथों में चला गया तो सिर्फ मेरी नहीं, आपकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। बहुत अच्छा खेल खेल रही हो नंदिनी। इतने सालों तक राज छिपाकर रखा और अब राजकुमार के सामने सच बोलने का नाटक कर रही हो। मंत्री जी, आप हमारी बातें सुन रहे थे? इस महल में जो बातें होती हैं उनकी खबर मुझे मिल ही जाती है। लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही नंदिनी, तुमने राजकुमार को यह क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पिता के पास वो पत्र आया कहां से था? क्योंकि मुझे पता था कि सच जानने के बाद बहुत से लोग डर जाएंगे। नहीं नंदिनी, सच ये है कि तुम खुद डर रही हो, क्योंकि अगर वो पत्र खुल गया तो सबसे बड़ा नाम तुम्हारा ही सामने आएगा। मंत्री जी, साफ साफ बोलिए, नंदिनी का इस सब से क्या संबंध है? राजकुमार, नंदिनी सिर्फ एक धोबी की बेटी नहीं है। उसका जन्म भी एक ऐसे राज से जुड़ा है जिसे तुम्हारे पिता ने सालों से छिपा कर रखा है। क्या मतलब? नंदिनी कौन है? राजकुमार, अब वो सच बताने का समय आ गया है जिसे सुनकर शायद आप मुझे कभी माफ नहीं करेंगे। मुझे सच जानना है नंदिनी, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो। तो सुनिए, मैं सिर्फ धोबी की बेटी नहीं हूं। मेरा असली रिश्ता इस राजमहल से है। नंदिनी, तुम्हारी बातों ने मेरे सामने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर तुम्हारा रिश्ता राजमहल से है तो तुम्हें बचपन से ये सब क्यों छिपाना पड़ा? क्योंकि मेरी पहचान सामने आते ही मेरी जान खतरे में पड़ सकती थी। मेरे पिता ने मुझे हमेशा यही सिखाया कि मेरा सच मेरी ताकत, गलत समय पर वही सच मेरी मौत का कारण बन सकता है। मुझे सब कुछ जानना है। तुम कौन हो? तुम्हारे पिता कौन थे? और तुम्हारा इस राजमहल से क्या संबंध है? मैं उस राज परिवार की बेटी हूं जिसका नाम इतिहास से मिटा दिया गया। मेरी मां कभी इस महल का हिस्सा थी, लेकिन एक साजिश के कारण उन्हें और मुझे सबकी नजरों से दूर कर दिया गया। तुम कहना क्या चाहती हो? क्या तुम राज परिवार की सदस्य हो? हाँ राजकुमार, मेरे खून में भी इसी राजवंश का हिस्सा है, लेकिन मेरे लिए महल का दरवाजा हमेशा बंद रहा। अगर ये सच है तो मेरे पिता को इसके बारे में पता होगा। उन्होंने मुझे कभी क्यों नहीं बताया? क्योंकि शायद उन्हें लगा कि सच सामने आने से राज्य में युद्ध हो जाएगा, या फिर उन्हें मजबूर किया गया था चुप रहने के लिए। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, मेरे पिता ऐसे फैसले कैसे ले सकते हैं? कभी कभी राजा को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जिनमें वो सही और गलत के बीच फंस जाता है। लेकिन मेरे पिता ने मुझे एक बात हमेशा कही थी कि एक दिन सच्चाई खुद अपना रास्ता बनाएगी। तुम्हारे पिता कौन थे? मेरे पिता वही थे जिन्हें पूरे राज्य ने सिर्फ एक धोबी समझा, लेकिन सच ये था कि वो कभी राजमहल सबसे भरोसेमंद गुप्त रक्षक थे। तो उन्होंने अपनी पहचान क्यों छिपाई?
क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि महल में कोई अपना ही गद्दारी कर रहा है। उन्होंने मुझे बचाने के लिए सब कुछ छोड़ दिया। बहुत अच्छी कहानी बना ली तुमने नंदिनी, लेकिन सिर्फ कहानी से कोई राजकुमारी नहीं बन जाता। तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत मेरे पास है मंत्री जी। वो चीज जिसे पाने के लिए आपने मेरे पिता को खत्म करने की कोशिश की थी। तुम्हारे पास वो चीज है? मेरे पिता का आखिरी पत्र। तो वो पत्र अब तक तुम्हारे पास था? हाँ। और उसमें लिखा है कि इस राजमहल में असली गद्दार कौन है। तुम नहीं जानती कि तुम किस खेल में कदम रख चुकी हो। वो पत्र अगर बाहर आया तो सिर्फ मेरा नहीं, कई लोगों का सच सामने आ जाएगा। तो आपको डर किस बात का है मंत्री जी? अगर आप निर्दोष हैं तो उस पत्र से आपको कोई खतरा नहीं होना चाहिए। राजनीति में डर सच से नहीं, उसके गलत इस्तेमाल से होता है। या फिर डर इस बात का होता है कि कहीं छिपा हुआ अपराध सामने ना आ जाए। नंदिनी, वो पत्र मुझे दो। अब कोई भी सच हमसे छिपा नहीं रहेगा। ठीक है राजकुमार, लेकिन उसे पढ़ने से पहले आपको एक बात जाननी होगी। क्या बात? उस पत्र में सिर्फ गद्दार का नाम नहीं है, उसमें आपके जन्म से जुड़ा एक ऐसा रहस्य भी है जो आपके पूरे जीवन को बदल देगा। मेरे जन्म का रहस्य? क्योंकि आप भी वो नहीं हैं। आगे क्या होगा? क्या खुलेगा राजकुमार आदित्य के जन्म का सबसे बड़ा रहस्य? देखने के लिए जुड़े रहिए और अगले भाग के लिए सब्सक्राइब करें।